नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुजी का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान की स्थिति और विस्तार है, उनमें कौन कौन से पॉइंट पड़ेंगे उनकी बात करें तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसे आया, अक्षांश और देशांतर, सर्वाधिक जिलों से कौन सा अक्षांश गुजरता है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, कौन सा देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो देशांतर है उनकी बात करेंगे। और भी जो राजस्थान से संबंधित अनेक फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, जो वर्तमान में महाद्वीप हैं उनके निर्माण से संबंधित अनेक भूगोलवेताओं ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं, जो अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत। उसी सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि जो महाद्वीप है वो स्टार्टिंग में एक महाखंड के रूप में थे, उस महाखंड को पैंजिया कहा जाता था। दोस्तों, जो ये महाखंड या पैंजिया था, इसके चारों तरफ महासागर स्थित था। दोस्तों, इस महासागर को पैंथालासा कहा जाता था। यह बात है दोस्तों 220 मिलियन वर्ष पूर्व की। तो दोस्तों, आपको पैंथालासा और पैंजिया के बारे में समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो ये महाखंड था उसमें दरार उत्पन्न हो गई। जो अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने बताया कि ये दरार उत्पन्न हुई, उसके 3 कारण थे। एक तो पृथ्वी का घूर्णन, एक इसका परिक्रमण, और जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण दोस्तों जो ये महाखंड या पैंजिया था इसमें दरार उत्पन्न हो गई और यह 2 भागों में विभक्त हो गया। दोस्तों, जिन 2 भागों में ये विभक्त हुआ उनमें एक था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। दोस्तों, जब यह 2 भागों में विभक्त हुआ तो इसके बीच में कुछ जलराशि एकत्रित हो गई। उस जलराशि को नाम दिया गया टेथिस सागर। इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहा, इनके बीच दरार उत्पन्न होती रही और यह महाखंड टूटता रहा। लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों यह अलग अलग भागों में विभाजित हो गया और यह अलग अलग महाद्वीपों में बट गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो अंगारा लैंड था उससे किस स्थलखंड का निर्माण हुआ और जो गोंडवाना लैंड था उससे किसका निर्माण हुआ। तो आगे देखते हैं। जो स्टार्टिंग में जो महाखंड था उसको पैंजिया कहा गया। यह 2 भागों में विभक्त था, एक तो अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। दोस्तों, जो अंगारा लैंड था उससे निर्माण हुआ उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया के लगभग भाग का। दोस्तों, जो गोंडवाना लैंड था उससे निर्माण हुआ दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और जो प्रायद्वीप है भारत है उसका निर्माण हुआ। अब आगे बात करते हैं। ये तो था दोस्तों उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अक्षांश व देशांतर के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। सबसे पहले बात आती है कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं बनाई क्यों गई। तो दोस्तों, किसी भी जगह को इंगित करने के लिए या ग्लोब पर या मानचित्र पर किसी स्थान विशेष को दर्शाने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं को बनाया गया। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं हैं वे पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखाएं हैं। यह बीच में आपको भूमध्य रेखा दिख रही होगी। दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वर्ताकार होती हैं।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है दोस्तों वो हमेशा समान होती है। एक अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है। कुल अक्षांशों की बात करें दोस्तों तो 181 अक्षांश है। यदि अपन बात करें उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव, इनको यदि रेखा न माने तो कुल अक्षांशों की संख्या होगी 179, 179। अब दोस्तों अक्षांशों से कुछ रेखाओं का निर्माण किया गया, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं यहाँ पे जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको कहा गया दोस्तों भूमध्य रेखा। जो उत्तरी अक्षांश पे 22.5 डिग्री है उसको कहा गया कर्क रेखा, जबकि दक्षिणी अक्षांश में जो रेखा है 22.5 डिग्री पर उसको कहा गया मकर रेखा। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा है उसको कहा गया दोस्तों आर्कटिक रेखा, और दक्षिणी ध्रुव में जो 66.5 डिग्री पर है उसको कहा गया अंटार्कटिक वर्ग या अंटार्कटिका व्रत। जबकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे अक्षांश रेखा के बारे में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों देशांतर रेखा के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर रेखाएं टोटल हैं 360। आगे बात करें तो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच ये खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। सभी देशांतर रेखाएं होती हैं वो दोस्तों अर्धवर्ताकार होती हैं। दो देशांतरों के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों वो भूमध्य रेखा पर होती है। इनके बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वह है 111.32 किलोमीटर, जो कि भूमध्य रेखा पर है दोस्तों। जो ये भूमध्य रेखा है इनकी लंबाई तो समान होती है लेकिन ये समांतर नहीं होती हैं। दोस्तों जो देशांतर रेखा है उन्हीं से समय ज्ञात किया जाता है। समय ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक सम्मेलन किया गया था 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन शहर के ग्रीनविच स्थान पर दोस्तों। इसीलिए इस रेखा को जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि इस रेखा से पूर्व की तरफ एक देशांतर चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है समय में, या बोलें कि जो टाइम है वह 4 मिनट बढ़ जाता है दोस्तों। इसी तरह यदि बात करें पश्चिम की तरफ जाने पर दोस्तों जो समय है वह 4 मिनट कम हो जाता है। अगर बात करें कि अपन 15 अक्षांश चलने पर दोस्तों 1 घंटे का अंतर आ जाता है। जो ग्रीनविच रेखा है और भारत का मानक समय रेखा है उसके बीच में अंतर है दोस्तों +5.30 का। इसी प्रकार जो भारत की मानक समय रेखा है वह है 82.5 पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों यदि 82.5 पूर्वी देशांतर ग्रीनविच से पूर्व की तरफ है, इसी कारण से दोस्तों जो समय में अंतर है वह है +5.5। जो ग्रीनविच समय है और जो इंडिया का मानक समय है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी अक्षांश व देशांतर के बारे में। अब बात करते हैं राजस्थान की विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है उनके बारे में। तो दोस्तों बात करें विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो दोस्तों देशांतर की चर्चा करें तो देशांतर दो भागों में बांट दें इनको। तो एक तो हो गया पश्चिमी देशांतर और एक हो गया पूर्वी देशांतर। जो ग्लोब में या विश्व में जो भारत की स्थिति है वह दोस्तों है पूर्वी देशांतर में, वो है पूर्वी देशांतर में।
इसी प्रकार अक्षांशों को यदि दो भागों में बांटें तो एक तो होता है उत्तरी अक्षांश और एक होता है दक्षिणी अक्षांश। जो इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया आता है दोस्तों उत्तरी अक्षांश में। इस प्रकार जो विश्व में राजस्थान या इंडिया की स्थिति है वह है उत्तर पूर्व में, क्योंकि उत्तर तो अक्षांश में आता है और पूर्वी देशांतर में। तो इनको एक साथ बोले तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व को दोस्तों ईशान कोण कहा जाता है। ये बात थी अपनी विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। अब आगे बात करते हैं एशिया के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है। तो दोस्तों यह है एशिया का मानचित्र, आपको दिख रहा होगा। इसमें कुछ मेन जो देश थे उनको यहाँ पे इंगित किया गया है। इसी प्रकार यदि एशिया को भी 4 बराबर भागों में डिवाइड किया जाए तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो दोस्तों जो राजस्थान की स्थिति या भारत की स्थिति आएगी वो आती है दक्षिण पश्चिम में। और जो दक्षिण पश्चिम दिशा है उसको बोलते हैं दोस्तों नैऋत्य कोण। या दोस्तों बोले कि उसी तरह फिर से एक बार इनको अक्षांश और देशांतर में बांटें तो यह दक्षिणी अक्षांश में आएगा और पश्चिमी देशांतर में आएगा। तो दोस्तों इनको एक साथ बोले तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये था एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। अब आगे बात करते हैं दोस्तों भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों भारत के संदर्भ में तो आपने पहले पढ़ा होगा, या भारत के मानचित्र में जो ये स्थिति दिख रही है दोस्तों ये है उत्तर पश्चिम। जो उत्तर पश्चिम है उसको बोला जाता है दोस्तों वायव्य कोण। अब एक साथ इन तीनों की स्थिति को देखें दोस्तों। तो विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो विश्व के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वह है उत्तर पूर्व। एशिया के संदर्भ में बात करें वह है दक्षिण पश्चिम। और भारत के संदर्भ में बात करें तो यह है उत्तर पश्चिम। दोस्तों ईशान कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये भी याद कर लेना क्योंकि दोस्तों ये तो सबको पता है कि भारत में उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति है, एशिया में दक्षिण पश्चिम और विश्व में उत्तर पूर्व है। जबकि आपको याद रखना है ईशान कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों सूर्य के सापेक्ष में जो राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में। तो दोस्तों बात करें कि सूर्य सबसे सीधा है, वो भूमध्य रेखा पर चमकता है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो दोस्तों एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। दोस्तों जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो कर्क रेखा पर दोस्तों एक स्थिति आती है कि यह सूर्य है जो कर्क रेखा पर भी सीधा चमकने लगता है। तो उस स्थिति को कहते हैं कर्क संक्रांति। यह स्थिति बनती है दोस्तों 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध में उसमें जो कर्क संक्रांति की स्थिति बनती है वह बनती है दोस्तों 21 जून को। इसी प्रकार बात करें दोस्तों जब पृथ्वी घूर्णन करती हुई मकर रेखा पर भी सूर्य चमकता है तो उस स्थिति को कहा जाता है मकर संक्रांति। दोस्तों जो मकर संक्रांति त्यौहार है वो इस मकर संक्रांति से अलग है। वो तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इस कारण मनाई जाती है 14 जनवरी को। लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है उस स्थिति को बोला जाता है मकर संक्रांति। और यह स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बनती है दोस्तों 22 दिसंबर को। अब कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति की बात करें डिटेल से तो दोस्तों कर्क संक्रांति कहा किसे जाता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। और यह स्थिति आती है 21 जून को। अब बात करें दोस्तों जो अपना उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में उस दिन क्या स्थिति होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है, सबसे बड़ा दिन होता है तो रात सबसे छोटी होगी। और इस दिन दोस्तों
अगर बात करें सबसे छोटी परछाई, अब दोस्तों सबसे छोटी परछाई क्या होगी? यदि सूर्य सीधा चमकेगा यदि सूर्य सीधा चमकेगा तो दोस्तों परछाई अपने आप ही छोटी होगी, लेकिन यदि सूर्य तिरछा चमकता है तो परछाई बड़ी होती है। अब आगे बात करें दोस्तों इसी तरह मकर संक्रांति की। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों मकर संक्रांति। यह स्थिति आती है 22 दिसंबर को। इस दिन राजस्थान में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है, और जो परछाई होती है वह सबसे बड़ी होती है। दोस्तों इस दिन राजस्थान में जो सूर्य है वह सबसे तिरछा चमकता है, यह कह सकते हैं अपन। ये कुछ फैक्ट थे कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट हैं। तो एक स्थिति ऐसी भी आती है दोस्तों जब सूर्य उत्तर ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर भी सीधा चमकता है। तो दोस्तों जब यह उत्तरी ध्रुव पर सीधा चमकता है तो उस स्थिति को कहा जाता है वसंत विषुव। जब यह दक्षिण ध्रुव पर सीधा चमकता है तो उसे कहा जाता है शरद विषुव। जो बसंत विषुव होता है वह 21 मार्च को, जबकि शरद विषुव होता है 23 सितंबर को। अब दोस्तों बात करें कि बसंत विषुव और जो शरद विषुव होता है उस दिन होता क्या है? तो दोस्तों विश्व में दिन व रात की अवधि बराबर होती है। ये कुछ फैक्ट थे बसंत विषुव और शरद विषुव के बारे में। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो सूर्य है वह सबसे सीधा किस जिले में चमकता है और सबसे तिरछा किस जिले में चमकता है। तो इसकी बात करें दोस्तों, जो राजस्थान में है एक रेखा गुजरती है कर्क रेखा, वह गुजरती है बांसवाड़ा के मध्य से। उससे जो टच होती है वह होती है डूंगरपुर की सीमा। तो जो सबसे सीधा चमकेगा दोस्तों कर्क रेखा पर, तो उसी ज़िले में सबसे ज़्यादा चमकेगा जिस ज़िले से वह कर्क रेखा गुजर रही है। तो दोस्तों बात करें जो सबसे सीधा चमकेगा वह चमकता है दोस्तों बांसवाड़ा में सबसे पहले, उसके बाद चमकता है डूंगरपुर में, तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़ में, चौथे नंबर पर दोस्तों झालावाड़ में, पाँचवें नंबर पर उदयपुर में सबसे सीधा चमकता है। दोस्तों एग्जाम में आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आरोही अवरोही क्रम में, इन क्रम में जचाइए। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आगे है राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन वाले ज़िले। तो दोस्तों जो बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ है ये राजस्थान के दक्षिणी ज़िले हैं। दोस्तों आप दिखाते हैं आपको, ये राजस्थान के दक्षिणी ज़िले हैं। तो यदि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा चमक रहा है तो सीधी सी बात है कि जो सबसे ऊपर ज़िले होंगे उनमें सबसे तिरछा चमकेगा। तो सूर्य के जो तिरछेपन वाले ज़िले हैं उनकी बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आता है गंगानगर, उसके बाद में आता है हनुमानगढ़, उसके बाद में सबसे तीसरे नंबर पर जो तिरछा चमकता है सूर्य वह है चूरू, उसके बाद बीकानेर, लास्ट में आता है नागौर। इनको मैप में देखें तो दोस्तों ये थे सूर्य के सीधेपन वाले ज़िले। तो दोस्तों सबसे पहले चमकता है बांसवाड़ा में, उसके बाद में डूंगरपुर, तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़, चौथे नंबर पे जो सीधा चमकता है वह चमकता है दोस्तों झालावाड़, पाँचवें नंबर पे जो सीधा चमकेगा वह चमकेगा उदयपुर। इसी प्रकार बात करें दोस्तों तिरछेपन की, तो जो सबसे ऊपर ज़िला होगा वहाँ सबसे तिरछा चमकेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो तिरछा चमकता है सबसे ज़्यादा वह चमकता है गंगानगर में, दूसरे पे बात करें हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, चौथा बीकानेर और पांचवा नागौर। तो ये थे दोस्तों सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। आगे बात करते हैं दोस्तों जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में। दोस्तों जो राजस्थान का विस्तार है उसके बारे में अपन जो चर्चा करेंगे वह दो भागों में
विभाजित करते हैं, एक तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। दूसरे विस्तार की बात करें तो दोस्तों वह देखेंगे अपन भौगोलिक विस्तार। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो दोस्तों जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वह है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों जो अक्षांश स्टार्ट होता है राजस्थान में वह है 23 डिग्री 3 मिनट, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है। वहाँ से दोस्तों राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है वह जगह है बोरकुंड बांसवाड़ा। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह है बोरकुंड बांसवाड़ा। दोस्तों जो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है वह है 60 डिग्री 9 मिनट। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें दोस्तों तो वह है 826 किलोमीटर। दोस्तों अपन ने बात की थी कि एक अक्षांश में 111 किलोमीटर होते हैं, तो 111 को 7 डिग्री और 9 मिनट से यदि गुणा करें तो 826 किलोमीटर का अंतर आता है इन दोनों में। इसी प्रकार बात करें दोस्तों देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के बारे में, तो दोस्तों जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वह स्टार्ट होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों जो ये 69 डिग्री और 30 मिनट है यह स्टार्ट होता है कटरा जैसलमेर में, जो कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। बात करें दोस्तों जहाँ पर पूर्वी देशांतर राजस्थान में समाप्त होता है वह है सिलाना क्षेत्र। यदि एक निश्चित जगह की बात करें या कोई गांव होगा वहाँ पे गोविंदपुरा गांव है दोस्तों, तो एग्जाम में यदि गोविंदपुरा है तो वो टिक करना है, या सिलाना है तो सिलाना। तो ये था विस्तार दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यदि कुल देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह है 8 डिग्री और 47 मिनट, और किलोमीटर में बात करें दोस्तों तो ये है 869 किलोमीटर। इसको अपन मैप में देखें दोस्तों, तो आगे मैप में चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ फैक्ट हैं वो और देख लेते हैं। तो दोस्तों बात करें कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वह कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वह है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वह 6 जिलों से गुजरता है। वे जिले हैं जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। जिन जिन जिला मुख्यालयों से यह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, यह 3 जिला मुख्यालयों से गुजरता है, जैसलमेर, जयपुर और दौसा। दोस्तों आप इन नोट्स को देख के अपने खुद के नोट्स बना लीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो अक्षांश है वह है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह दोस्तों 9 जिलों से गुजरता है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां। तो दोस्तों जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसके समांतर एक NH नेशनल हाईवे भी जाता है, वह है नेशनल हाईवे 27। दोस्तों जो नेशनल हाईवे 27 है इस पर एक योजना चलाई जा रही है, उसका नाम है पूर्व पश्चिम गलियारा। इसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों आगे। तो मैं बता रहा था दोस्तों आप खुद के यहाँ से देख देख के अपने नोट्स बना लीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। मेरे से जितना भी होगा मैं अपना 100% आपको उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। शायद ऑनलाइन जो क्लास चलाते हैं उनकी खुद की भी पर्सनल क्लासें होती हैं, तो वो पूरा मैटर दोस्तों ऑनलाइन नहीं डालते, लेकिन मेरी अपनी कोई पर्सनल क्लास नहीं है, मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो आपको जितना ज़्यादा कंटेंट हो सकेगा मैं उपलब्ध करवाऊँगा दोस्तों। तो आगे बात करते हैं। अब इनको मैप में देखें दोस्तों कि मैप में क्या स्थिति है अक्षांश और देशांतर की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अक्षांश के बारे में। तो दोस्तों जो अक्षांश स्टार्ट होता है राजस्थान में वह स्टार्ट होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश।
यह स्टार्ट होता है बोरकुंड बांसवाड़ा से। दोस्तों आप भी इसी प्रकार मैप ले लीजिए, उसमें ये सारे फैक्ट हैं उनको एक साथ नोट डाउन कीजिए। पढ़ने का सब ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है वह है मैपिंग करते जाइए। जितने भी फैक्ट हैं उनको बार बार रिवाइज करो, इनको मैप में दर्शाओ, अपने आप याद हो जाएंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं। इसी प्रकार जो अक्षांश स्थिति थी उस स्थिति के बारे में, जो स्टार्ट होता है वह तो होता है 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जो दोस्तों जो सबसे उत्तरी हिस्सा है राजस्थान का वह है कोणागांव, जो कि गंगानगर में स्थित है, जहाँ पर 30 डिग्री और 12 मिनट स्थित है। इसी प्रकार बात करें आगे तो जो देशांतर की, तो देशांतर स्टार्ट होता है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट कटरा जैसलमेर से, और यह 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ है सिलाना धौलपुर। आगे बात करें दोस्तों, जो राजस्थान से गुजरता है अक्षांश और जो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है उसकी बात करें तो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश था अपना वो था 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि 9 जिलों से गुजरता था। अब इन 9 जिलों की बात करें दोस्तों तो ये थे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें जो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश था जो 6 जिलों से गुजरता था वो था 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसकी बात करें दोस्तों यह जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर इनसे गुजरता था। इसी प्रकार यदि बात करें मध्यवर्ती देशांतर की तो दोस्तों जो मध्यवर्ती देशांतर है वह है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भी दोस्तों 8 जिलों से गुजरता है और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले 2 देशांतर हैं 74 डिग्री और 75 डिग्री। जो 74 डिग्री है वो किन किन जिलों से गुजरता है उसकी बात करें दोस्तों तो यह गुजरता है गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार मैपिंग कर लीजिए, जो भी जितने फैक्ट हैं इनको बार बार डेली अपने नोट्स को रिवाइज करें, अपने आप याद हो जाएंगे। दोस्तों ये जो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर था वो था 74 डिग्री। दोस्तों 75 डिग्री भी यदि सम संख्या में ऑप्शन आ जाए और उसमें 74 हो तो अपने को 74 करना है, और सारे ऑप्शन विषम में हो और 75 डिग्री ऑप्शन दे रखा है मध्यवर्ती अक्षांश देशांतर, तो 75 डिग्री अपने को सही करना है। लेकिन सिर्फ इतना आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है तो अपने को 74 डिग्री ही करना है। जो 74 डिग्री है वह दोस्तों 8 जिलों से गुजरता था। अब ये अपन ने पीछे चर्चा की गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर से। आगे बात करते हैं 75 डिग्री, ये भी 8 जिलों से गुजरता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले कौन कौन से देशांतर हैं जो कि सिर्फ एक ही जिले से गुजरते हैं। तो दोस्तों एक तो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। इनकी भी मैप में चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं कि जो राजस्थान के जैसलमेर जिले से सर्वाधिक 3 देशांतर गुजरते हैं दोस्तों, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर और 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये दोस्तों देखिए एक ही मैप है, इसमें जो सारे फैक्ट पढ़ाए हैं आज वो सारे दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने खुद के मैप में भी फिल कर सकते हो। दोस्तों ये अपन ने दोस्तों बात करें कि अक्षांश की बात कर ली थी अपन ने, देशांतर की बात कर ली थी। अब जो पूर्व से पश्चिम जो दूरी है दोस्तों वो है 869 किलोमीटर, जबकि देशांतर की बात करें वो है 8 डिग्री 47 मिनट। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की बात करें दोस्तों तो वो है 826 किलोमीटर। अक्षांश की बात करें तो वो है
7 डिग्री 9 मिनट। अपन बात कर रहे थे एक जिले से सर्वाधिक देशांतर, तो दोस्तों जैसलमेर से 3 देशांतर गुजर रहे हैं, वो है 70 डिग्री, 71 डिग्री और 72 डिग्री। इसी प्रकार अपन ने बात की थी कि एक ही यानी वो देशांतर जो सिर्फ एक ही जिले से गुजरते हैं, तो वो थे 70 डिग्री और 78 डिग्री। जो 70 डिग्री है दोस्तों, यह गुजर रहा है सिर्फ जैसलमेर से, ये देखो। और जो 78 डिग्री है वह गुजरता है दोस्तों धौलपुर से। तो दोस्तों यह था अपना राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पार्ट फर्स्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।